यस, आ रहा सही। चलिए, ब्राइटनेस कम है क्या? चलो कोई बात नहीं, सुनिए। सुनिए सुनिए सुनिए, तो हमारा डिस्कशन है न्यूटन वर्सेस हाइगेंस। अब इन दोनों के बीच में क्या चर्चा है, वो भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। ये दोनों बात कर रहे हैं लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बड़ी अच्छी कहानी है ये कि भाई न्यूटन थे और कौन थे? इन दोनों के अपने अपने विचार हैं, वो सुनिए। अब हाइगेंस की स्पेलिंग यही है बाबू, आप इसको हाइगेंस पढ़ो, ह्यूगेंस पढ़ो, हागेंस पढ़ो, जो मन करे वो पढ़ लो, स्पेलिंग यही है, आप अपने हिसाब से पढ़ लो, ठीक है, यही है स्पेलिंग। तो मेरे लाल, बात यह है कि लोग बाग लाइट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और समय था 1621। तो 1621 में हुआ क्या, स्नेल भाई आए और इन्होंने रिफ्लेक्शन वगैरह, रिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत बात की। अच्छा, हम लोग 1621 ईस्वी, सन ध्यान रखना कहाँ से बात कहाँ पहुँचेगी अभी, क्योंकि तभी कनेक्ट कर पाओगे बातों को, कितनी गहरी बात बोल रहा है कोई व्यक्ति। इसके अंदर जितने साइंटिस्ट हैं वो कितनी गहरी बातें बोल रहे हैं और किससे बात कनेक्ट हो रही, कौन सा चैप्टर किसके बाद पढ़ना चाहिए, इसका सीक्वेंस भी आपको मिलेगा इस चैप्टर में। बात समझ में आई? पूरा मैंने लाइट का फ्लो लिख रखा है इसमें, और लगभग मैंने इसमें मॉडर्न फिजिक्स की भी बात लिख रखी है। तो पूरा रिवाइज कर रहे हैं, समझ लीजिए एक तरह से आपका सेकंड बुक। बात समझ में आई? बाबू मेरे एक बात और बता दें आपको कि जब आप इस बात को समझेंगे, आपने पिछले साल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था 11वीं में, मतलब हाँ केमिस्ट्री में। तो डियर वहाँ वो इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि उसका जो डिस्कशन है वो कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? फिजिक्स में मिल रहा है। बात समझ में आई? आज आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाए तो आपको बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छे से समझ में भी आता, लेकिन कोई बात नहीं। और ये भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद ही क्यों है, लाइट सेकंड बुक में क्यों है, पहले क्यों नहीं, जबकि देखने में लगता है आसान है। ये आपको समझ में आएगा कि लाइट हमने इतना दिन तक रोक रखा था, नहीं पढ़ाया क्यों, कारण आपको समझ में आएगा। कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं ज़बरदस्ती, उन्हें आता होता कुछ नहीं है, इवन जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें भी कुछ नहीं आ पाता, इस हिसाब से वो पढ़ा लेते हैं कि पता नहीं यार, क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ चैप्टर के अंदर। तो पहले लोग मिरर वगैरह इस्तेमाल करते थे, मिरर समझते हैं? ई है हमारे पास मिरर, ई देख लीजिए, हाँ ई है शीशा जिसमें आप अपना थोबड़ा देखते हैं। हाय हेलो करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ वो अपने बाले सही कर रहा है, ठीक है। तो ये मिरर है, तो इस मिरर पर लाइट आती है और लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत स्नेल भाई बोल रहे थे, अपना मतलब मिरर की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे। फिर वो बंदा आया हाइगेन, इसने क्या कहा वो सुनो। इसने अच्छा, जो रिफ्लेक्शन करता है या रिफ्रैक्शन करता है वो एक वेव है, तो वहाँ पर लाइट को क्या मान लिया गया? पूरा डिस्कशन हमारा इसी बात पर है कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। अच्छा, पार्टिकल कौन कह रहा है? अच्छा, उस पार्टिकल का नाम भी रखा था उसने, कार्पस सेल। क्या नाम रखा था? ध्यान रखना इस नाम को, आगे चल करके मैं मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करूंगा। तो पूरा डिस्कशन किस मामले पर है कि जो लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, ये लाइट वेव है, वेव के रूप में हमारे ऊपर आ रही है, या पार्टिकल के रूप में मेरे ऊपर आ रही है? आपको समझ में आ रहा? वेव क्या होती है? एक स्प्रिंग ले लीजिए। क्या ले लीजिए? थोड़ा ये गरीब लोग हैं, ऑनलाइन वाले भी थोड़ा समझेंगे ना। तो एक स्प्रिंग ले लीजिए। अब एक स्प्रिंग का एक सिरा छोटा सा अपने ऐसे दांत के नीचे दबाइए और दूसरा सिरा आप पकड़ लीजिए और उस स्प्रिंग को से जाके झन से कर दीजिए, तो स्प्रिंग के अंदर जन 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 ऐसे करती हुई हो जाएगी। तो जो झनझनाहट है स्प्रिंग के अंदर, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है, वो झनझनाहट ही वेव है। तो स्प्रिंग के एक सिरे की झनझनाहट दूसरे सिरे तक कैसे पहुंच गई? वही वेव है। क्लियर हुआ कुछ?
ठीक है, तो हमारा डिस्कशन यही है कि ये लाइट झनझन झनझन करके हमारे ऊपर आ रही है या पार्टिकल के रूप में मेरे ऊपर आ रही है। तो हाइगेंस भाई साहब आते हैं 1650 में और कहते हैं कि लाइट एक वेव है। अच्छा, लाइट एक वेव है, बहुत अच्छी बात है। और एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवा दिया, डबल रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हुआ उसी बीच में 1669 के लगभग कितने साल बाद, 19 साल बाद। 19 साल पहले हाइगेंस भाई बोल गए थे कि लाइट क्या है, वेव है। और 19 साल बाद डबल रिफ्रैक्शन हुआ और उस डबल रिफ्रैक्शन में क्या देखा गया कि लाइट क्या कर रही है, जब किसी जो है कहते हैं मीडियम से जब लाइट को गुजारा गया तो लाइट क्या कर रही थी, रिफ्रैक्ट कर रही थी, मतलब उसका अपवर्तन हो रहा था। और एक प्लेन नहीं, दूसरे प्लेन से भी जब गुजारा गया तो दोबारा फिर से लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो गई। इसका मतलब ये था कि ऐसा केवल वेव कर सकती है, पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ से उन्होंने क्या बताया कि लाइट एक, उन्होंने पहले बता दिया था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ 19 साल बाद। फिर वो बंदा आया न्यूटन, इसने कहा न्यूटन हाइगेंस क्या बोल रहा है, इसने कहा भाई लाइट वेव नहीं है, लाइट क्या है, पार्टिकल है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बढ़ाई, ये उस समय का महानतम साइंटिस्ट था। उस समय में न्यूटन की बात या न्यूटन का दबदबा इतना ज़्यादा था कि अगर ये सपना भी सुना देता था ना भाई किसी को, तो लोग उसको सच मान लेते थे। रात को सूता और अंगड़ाई लिया, कहा मुझे आज एक परी मिली थी, मैं घूमने गया था, और लोगों को मानना रहता था। इतना ज़्यादा इसका जो है वो था, स्कोप था, ये बहुत तगड़ा, मतलब उस समय इसका जलवा था, ऐसा कह सकते हैं। उसके सामने चुकुर पुकुर लोग, हाइगेंस आके बोल रहा है लाइट एक वेव है। न्यूटन इधर आओ। जी सर बताइए। नीचे बैठ जाओ। लाइट एक पार्टिकल है। इसके सामने तो भाई साहब किसी की बोलने की हैसियत ही नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, कोई नहीं हिम्मत जुटा रहा है, इतना बड़ा आदमी था ये। लेकिन हाइगेंस चुप्पे से बोल दिया था कि लाइट एक, ये कहता था बैठ इधर बैठ, लाइट एक वेव है, लाइट एक पार्टिकल है। कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि चलो इसके खिलाफ बात कर ली जाए। अच्छा, न्यूटन ने बोल दिया कि लाइट एक पार्टिकल है। पार्टिकल मान के पूरी दुनिया पढ़ रही थी पागलों की तरह, क्योंकि बड़ा आदमी था, इसकी बात लोग नकार नहीं सकते थे। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट ये हाइगेंस वगैरह के सामने बिल्कुल चुकुर पुकुर थे, समझ रहे हैं, हाथी के सामने बिल्कुल चींटी जैसे लोग आकर के बोल रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा, कलश तो बहुत खा रहा था, कौन, हाइगेंस, कि बोल नहीं पा रहा हूँ मीता, दांव मिलेगा तब बताऊंगा, समझ रहे, दांव खोज रहा है। अच्छा, वो दांव मिल गया कब, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। अब ये क्या है हम पढ़ाएंगे आपको, हमारे सिलेबस का हिस्सा है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ और उससे ये बात पता चली कि लाइट एक वेव है। क्या है, लाइट एक। बाबू 1801 ईस्वी से पहले तक न्यूटन का पूरी दुनिया में दबदबा था। बात समझ में आ रही है? अरे ये मैं मतलब इस बात पर जोर दे रहा हूं, आप समझो, पूरा दबदबा था। अच्छा, 1801 ईस्वी में जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ यंग का, तब उससे ये बात प्रूफ हुई कि लाइट तो भैया वेव ही है। अब न्यूटन खिसिया गया, अरे ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ जब, तब क्या पता चला कि लाइट एक वेव है। उधर वो हाइगेंस, हाँ जी न्यूटन, कहाँ गए रहे थे, ये देख यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आजा, लाइट एक वेव है। अच्छा, खुन्नस तो बहुते खा रहा था, उसके तुरंत ओहो 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 हो, फिर पोलराइजेशन हो गया। अब हिंदी में बोलेंगे ध्रुवण। पोलराइजेशन को भी न्यूटन बाबा अपने पार्टिकल थ्योरी से नहीं समझा सके। न्यूटन से कहा गया कि ओ न्यूटन समझाओ पोलराइजेशन का फिनोमेना, न्यूटन नहीं समझा पाए। अब वो उठा हाइगेंस, हाँ ओ बुड्ढे क्या बोल रहा था, समझा लड़के क्या बोल रहे हैं, चल पोलराइजेशन समझा, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बन रहा था ना, आजा पोलराइजेशन समझा। अब न्यूटन का तो किरकिरी हो गया, न्यूटन का तो ये हो गया।
न्यूटन समझा ही नहीं पाए पोलराइजेशन से, और पूरी दुनिया में ये फिर मान्यता होने लगी कि नहीं भाई साहब, लाइट तो क्या है, वेव है। अब बाबू 1801 ईस्वी तक लोग बाग न्यूटन को मान रहे थे, जिस न्यूटन को लोग पूजा की तरह बिल्कुल है ना देवी देवताओं की तरह पूज रहे थे, उस न्यूटन का तो यूं हो गया। बात समझ में आ रही है? उसकी इतनी भयंकर बेइज्जती, मतलब आप सोचो, एक व्यक्ति को आप देवताओं की श्रेणी में बैठा दो, उसके बाद फिर उसको नज़रों से गिरा दो, कितना बुरा लगेगा। न्यूटन को बहुत बुरा लगा, ये सब पगलाए हुए हैं, हमारे थ्योरी के पीछे पड़े हुए हैं। अतुल, अगली बार तुम बाहर जाओगे, ध्यान रखना। तो पोलराइजेशन का घटना हुआ, और पोलराइजेशन की घटना में क्या पता चला कि लाइट एक, अच्छा, इतने वर्षों तक, यहाँ तक 1810 ईस्वी तक दोनों का देहांत हो गया, दोनों नहीं रहे। दोनों कहाँ चले गए? यमलोक में चले गए। अच्छा, लड़ाई वहाँ भी चल रही है, लड़ाई तो भाई साहब वहाँ भी हो रही है। न्यूटन कहता था लाइट एक पार्टिकल है, इधर से हाइगेंस, अबे रहने दे, ये दे पोलराइजेशन, ये दे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये दे डबल रिफ्रैक्शन, लाइट एक। न्यूटन कहता बैठ नीचे बैठ, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, लाइट एक। घमासान युद्ध चल रहा है। अब जैसे चलती हुई क्लास में पीछे 2-4 बच्चे चरस बो रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ऐसे ही इन दोनों के घमासान युद्ध में चरस बोने कौन आ गए? मैक्सवेल आए। सुने मेरी बात को, मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने कहा न्यूटन इधर आओ, हाइगेंस तुम भी आओ, सुनो। आप समझ रहे हैं ना? देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो तुम्हारे सामने मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनो। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। न्यूटन, हाँ तो क्या एक्सपेरिमेंट किया है? सुनो जरा। अब जो मैं बात बोलूंगा, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरी करंट और पूरी मैग्नेटिज्म, पूरी EMI AC सब लग जाएगी इस दो बात को समझाने में। पूरी मतलब फर्स्ट यूनिट पूरी लगेगी। सुनो ध्यान से। मैक्सवेल ने कहा एक एक्सपेरिमेंट किए हैं। कहा क्यों? कहता है एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हो चुका है। एक होती है, सभी को आता है, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है? आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है ना? एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है न्यूटन। हाँ तो अरे सुन तो लो मेरी बात। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है, और इन दोनों को चलने के लिए, या यूं कह ले इनसे जो बनेगा, जिसे हम वेव कहेंगे भी थोड़ी देर बाद, इनसे जो बनेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सुने ध्यान से, फिर से मैंने क्या बोला? एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है, दोनों के मिलने से जो बनता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने देखा पूरे फर्स्ट यूनिट इस्तेमाल हुई ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद क्या? मैग्नेटिक फील्ड। सब बातें बोली ना मैंने न्यूटन। तो सुन मेरी बात। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है, और इन दोनों के मिलने से जो बनती है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। दुनिया में पहली बार ऐसी बात आई थी, मैक्सवेल बताया था। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए क्या नहीं चाहिए भाई साहब? ये उस समय ऐसी बात थी कि मानो डॉक्टरों ने ऐसा खोज लिया है कि इंसान कैसे जिंदा किया जाए। ये उस समय की इतनी तगड़ी बात थी। कहा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। पूरी दुनिया हिल गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हो ना हो, ये जो लाइट यानी जो सन से रोशनी आ रही है हमारे ऊपर, उस वहाँ बीच में तो कुछ है नहीं, तो हो ना हो ये लाइट मीडियम के बगैर यहाँ पर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, और इसलिए लाइट को फाइनली क्या बोला गया? लाइट एक। अब न्यूटन का तो मतलब पोपट हो गया। न्यूटन खिसिया के उधर कहीं अपना कोने में मुंह छुपा के बैठे हुए हैं इसे। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों ने इसका इतना मजाक, अच्छा हट आए, इन्होंने रेडियो वेव बनाया। सन ध्यान रख सकते हैं आप। ये आए और इन्होंने क्या बनाया? रेडियो वेव। और उससे भी क्या प्रूफ हुआ कि लाइट एक
मतलब जितनी बेइज्जती हो सकती थी न्यूटन की लोगों ने कर दी। खूब बेइज्जती चल रही है घमासान। अब सारी चीजें किससे समझाई जाने लगी? सब वेब थ्योरी से समझाई जाने लगी। कोई नहीं पूछ रहा 1801 से पहले पहले तक जिस न्यूटन की पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी सुबह शाम मंदिर में, उस न्यूटन का यहां पर थू थू होने लगा, लोग गाली देने तक लग गए। तो न्यूटन की क्या हो गई यहां तक? बहुत बेइज्जती। लेकिन कोई बात नहीं, फिर आएगा बदला लेने। वो कहा था जी, ठुकरा के मेरा प्यार, न्यूटन उसमें से वाला है। हाँ आएगा वो, अपन का टाइम। फिर क्या हुआ? यहां तक बात समझ में आई सभी को? कोई समस्या? आते हैं 1900 में, 1900 में फिर एक भयानक एक चीज यहां पर छूट गया है यार। यहां पर बाबू एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ। सन थोड़ा देख कर बताता हूं मैं। यहां पर किसका एक्सपेरिमेंट हुआ? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो छूट गया है, इसको अभी ऐड कर देंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये कितने साल तक चला? 50 वर्ष तक। कितने साल तक चला था? आप लिखो नहीं, अभी बाद में लिख लेना, वीडियो भी उपलब्ध है, आप वहां से नोट कर लेना। सुने मेरे लाल, तो क्या कहा यहां पर? ब्लैक बॉडी सन अभी बता देता हूं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कितने दिन हुआ? और फाइनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये बात पता चली कि लाइट वेव नहीं है, लाइट क्या है? पार्टिकल है। जिसको आगे चल करके प्लांक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन भी किया गया, प्रूव भी किया गया कि लाइट एक क्या है? पार्टिकल है। और आगे चल करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कर दी, और वो भी किससे समझ में आया? पार्टिकल से समझ में आया। लाइट को पार्टिकल मानकर जब आपने इसको पढ़ा ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, 50 साल का घमासान एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट से यह नतीजा सामने आया कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। अब वो जो न्यूटन मरा पड़ा था वो उठा। बात समझ में आ रहा? अब न्यूटन जब उठा, हाँ जी आइगेंस, पेश किया जाए आइगेंस को दरबार में। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? लाइट एक वेव है। अच्छा, हाइगेंस का भी वही है, लाइट एक वेव है। न्यूटन अवे रहने दे, ये दे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 50 साल कोई लड़के 50 साल एक्सपेरिमेंट किए हैं और पता चल गया है कि लाइट एक पार्टिकल है। आगे चल करके प्लांक क्वांटम थ्योरी इस बात का सबूत दे रही है कि लाइट एक पार्टिकल है। हाइगेंस, लाइट एक वेव है। अबे रहने दे, चल नीचे बैठ। अच्छा, अभी सुनो, फिर क्या हुआ? फिर आइंस्टीन आए। ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में हैं, इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। तो कहानी से बस बातें रिलेट कर रहा हूं, कम से कम इतनी बात तो आप ध्यान रख सकते हैं अभी कि सर प्लांक क्वांटम थ्योरी हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, हमारे सिलेबस में पोलराइजेशन है, हमारे सिलेबस में YDSC है, हमारे सिलेबस में डबल रिफ्रैक्शन है, हमारे सिलेबस में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, डी ब्रोगली, डेविसन जर्मर, हाइगेंस अनसर्टेनिटी। बात समझ में आई? ये सब हमारे सिलेबस में, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो 1905 में कौन आए? वो ऐतिहासिक बंदा, मतलब आप इसको ऐतिहासिक मानते हैं नहीं मानते हैं? ये बड़ा आदमी है, ये सबका पापा है। हुआ क्या? 1905 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दी, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह बात समझ में आई कि लाइट वेव नहीं है, लाइट क्या है? भाई साहब, न्यूटन बिल्कुल मारे खुशी में पागल हुआ जा रहा, चिल्लाया जा रहा गलियों में, ओ भाई हाइगेंस निकल, बाहर निकल, कहाँ छुप गया? अब हाइगेंस का यहाँ पर ये हो गया। अब सारी चीज़ें किससे समझ में आने लगी? फिर कॉम्पटन इफेक्ट किया गया डी। उसके बाद काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा है। लाइट एक वेव है, उधर न्यूटन अबे लाइट एक पार्टिकल है, चल रहा है। फिर आए भैया कौन? 1924 में डी ब्रोगली आए। कौन आए? इनकी अजब कहानी है, अजब का कहानी है वो सुनो। इन्होंने कहा 1 मिनट न्यूटन भैया जिंदा हो,
ठीक है, जिंदा हो, बहुत दिन पहले मर गए थे वैसे तो। का इधर आओ, बताएं। न्यूटन को भी बुलाया और किसको बुलाया? दोनों को बुलाया। क्या सामने बैठ जाओ, यहाँ नीचे बैठ जाओ। देखो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, न्यूटन तो ऐठन जाती नहीं, रस्सी कितनों जल जाए तो ऐठन जाएगी नहीं। न्यूटन क्या एक्सपेरिमेंट किया है? अलगे जलवा है उसका भाई, वो हल्का फुल्का आदमी नहीं है वो। मतलब जो बात सुनो, 16 कितना कब आया न्यूटन? 1670 में। प्रूफ कब हुआ? आइंस्टीन 1905 में जाके प्रूफ कर पाए बाबू। इस बात को ये बहुत पहले बता दिया था, जो लोगों को महसूस ही नहीं हो रहा था। लाइट का वेव नेचर सबको महसूस हो रहा था, नहीं, लाइट को वेव नेचर सबको महसूस हो रहा था, लेकिन पार्टिकल नेचर बताने वाला खतरनाक इंसान था ये किसी को महसूस ही नहीं हो रहा। आपको भी महसूस होगा कि लाइट एक वेव है सर, कहाँ पार्टिकल, कहाँ कण है, कोई कणवण नहीं है, लेकिन इस बात को उस अकेले बंदे ने महसूस किया। बात समझ में आई? तो इसलिए मैं इसको बार बार आपको इसकी बड़ाई करता रहता हूँ। तो क्या कहा इन्होंने? न्यूटन हाइगेंस। देखो हम बताएं आपको, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, क्या किया है आपने? देखो, आप झगड़ा मत करो यार, तुम लोग पहले झगड़ा बंद करो। हाँ, बंद कर दिया। क्या कहना चाहते हो? देखो, लाइट जो है वो एक वेव भी है और लाइट एक दोनों है। कभी लाइट वेव बन जाती है और कभी लाइट। आप दोनों झगड़ा मत करो यार प्लीज, आप खुश रहो दोनों लोग। अब तो नहीं रहे लेकिन खुश रहो, जहां भी रहो खुश रहो। लाइट एक वेव भी है और लाइट एक। ये जगह जगह पर अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। वो गाना आपने सुना है, इसने कहा बाबू लाइट ना कभी वेव बन जाती है, कभी वेव बन के और कभी पार्टिकल बन के। भजन सुना है? क्या सुना? हाँ, कभी लाइट बन, कभी वेव बन के, कभी पार्टिकल बन के चले आना। बस 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 बस, आपको समझ में आया? लाइट वेव की तरह भी है और किसी तरह से ये झगड़ा शांत हुआ। जब ये बात दुनिया को पता चला 1924 में, एक सेकंड, अरे भैया तनिक शांत रहो 2 मिनट के लिए। क्या चीज? यस, हाँ जी। तो लाइट कभी वेव बन के आ जाती है और कभी पार्टिकल बनकर आ जाती है। ठीक है भैया, बोल दिया इन्होंने। और लगे हाथ भाई ने एक तीर और मारा। अब कह रहे इतना फेंक ही रहे हैं, जब थोड़ा और फेंकते हैं। इन्होंने क्या फेंका वो समझो, लपेटने के लिए तैयार। इन्होंने क्या फेंका वो सुनो, बताऊंगा इनकी क्यों मैं कह रहा हूं ये फेंक रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। इन्होंने कहा जो पार्टिकल है ना बाबू, ओ लड़के चर्च मत वो भी, जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल तो है ही, साथ के साथ दुनिया में हर पार्टिकल वेव की तरह भी ट्रीट करता है। ये इन्होंने एक्स्ट्रा बात ऐड कर दी। कहा कि पार्टिकल तो पार्टिकल है ही है, उसके साथ साथ वह क्या भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। और लगे हाथ जब इतना फेंक ही रहे हैं तो थोड़ा और फेंको। क्या फेंको? इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो वेव होता है वो वेव तो होता ही है, लेकिन लगे हाथ यही पार्टिकल भी होता है। अब दुनिया लपेट ही नहीं पा रही है भाई, इतना कोई फेंकता है क्या? और सुनो मजे की बात है, डेविसन एंड जर्मन ने 1927 में ये बात प्रूव कर दी कि बाबू जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह भी होता है और वेव जो है वो वेव की तरह भी होता है। और अब यहां पर बाबू डिस्कशन इस मुद्दे पर चल गया कि पार्टिकल तो पार्टिकल, देखो यहां डिस्कशन का क्या मुद्दा होना चाहिए आप सोचो। पार्टिकल है, इस बात का कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। आप सोचो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। अरे भाई पार्टिकल है तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा ना यार। तो इस पर डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए क्या आपका? या कोई कह दे सर जी वेव है, सर वेव ना, सर वेव जैसा बिहेव कर रहा, सर मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा। भाई साहब वेव है तो वेव की तरह। आप लोग ऐसा समझो, एक बंदा आम खाए और आम खाए तो पूछे कि आम, अरे यार ये तो आम जैसा स्वाद दे रहा है, एक थोपी मारोगे कि नहीं मारोगे? डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं है कि आम में से आम का टेस्ट कैसे, डिस्कशन का मुद्दा तो ये है ससुरा आम से एप्पल का टेस्ट कैसे आ रहा है बे।
यही डिस्कशन का मुद्दा है। तो यहाँ पार्टिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यह डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। यहाँ डिस्कशन का मुद्दा है कि पार्टिकल वेव की तरह कैसे बिहेव करता है, हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली प्रिंसिपल में। और दूसरी बात, वेव वेव जैसा बिहेव कर, अच्छा ये बात कौन समझाएगा? ये डी ब्रोगली समझाएगा कि पार्टिकल वेव की तरह कैसे बनता है, वो डी ब्रोगली समझाएगा। और वेव जो है पार्टिकल की तरह महसूस करता है, वो प्लांक क्वांटम थ्योरी में समझाई जाएगी। बात समझ में आई? दूसरी बात, तो यहां तो डी ब्रोगली ने बताया भाई साहब बल्लू ही क्या है, ये आप झगड़े उगड़े मत करो यार। लाइट ही पार्टिकल है और लाइट ही वेव है। बात समझ में आई? अच्छा, इनका बहुत जय जयकार हो गया, इन्होंने ओ भाई साहब दुनिया में इतने तगड़े लड़ाइयों को इन्होंने शांत करवाया है ना, पीछे वो जयकारे बोल है ना, बस एक बार मतलब जयकारे लगवा ही दिए जाए इनके नाम के, जयकारे लग गए। अच्छा, ये मारे खुशी में पागल हो गए, घर पहुंचे तो इनके बच्चे जो थे उन्होंने उनको, अरे पापा आपका तो बड़ा नाम चर्चा चल रहा है, वो लोग जयकारे लगा रहे हैं बाहर के दरवाजे। अच्छा, इन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चे इनके पूछ रहे थे कि पापा ऐसा क्या कर दिया आपने? कहे बाबू सुनो बताए, अरे मैंने कुछ नहीं किया था यार, वो तो मेरे मुंह से निकल गई थी, मैंने तो ऐसे ही कही दी थी, फेंकनी थी फेंक दी, अब लग गया तो मैं क्या करूं? अरे बोलो। तो इसलिए डी ब्रोगली प्रिंसिपल जो है, एक तरह से इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। आपको बताया होगा जब मैं शुरू में इंडक्शन पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाया था ना, होती है हाइपोथेसिस थियरी, फाइनल थियरी नहीं होती है ये, अभी धारणा होती है, ये परिकल्पना कह सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने डी ब्रोगली प्रिंसिपल को क्या कहा? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बात समझ में आई? फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपको केमिस्ट्री में देखने को मिला होगा, मिला था? बहुत अच्छे। तो ये क्या है, समझा दे क्या? संभाल नहीं पाओगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का, यार मैं इसको पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, अनसर्टेनिटी, इतनी बातें आपको आप सभी को समझ में आ गई हैं? आगे बढ़ जाएं, थोड़ा समय मिटा रहा हूँ। क्यों भाई तुम्हें इतनी क्यों जो है, चलो भाई अब आगे की बात सुनो। अरे यही तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती मुझे, जब मैंने कह दिया है कि सुनो तब सुनो। अब इस चैप्टर को लेकर के मैं छोड़ रहा हूं यार, आपको मैं जानता हूं आपको अच्छी चीजें समझाई नहीं जानी चाहिए, आप लोग उसके काबिल नहीं हो, है ना। अब इसमें कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, बातें को सुनिए, उसके बाद घर जाइए। बातें ये हैं, अभी इसको आपको शेयर करना है, ठीक है ना, और देखिएगा आप, जो भी इसको देखेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत गहरी बात है ये, हल्की फुल्की बात नहीं मैंने बताई है, आप जाके सर्च करना। आप सुनो ध्यान से। तो यारा हम लोग अभी तक जो फिजिक्स पढ़ते थे हाई स्कूल लेवल तक, वो कैसी फिजिक्स हुआ करती थी? जैसे आप लोगों ने अगर वेव की बात करें, हाई स्कूल लेवल में आपने एनर्जी पढ़ा होगा, एनर्जी का एक फार्मूला पढ़ा होगा, h/nu पढ़ा होगा। अच्छा, जहां h क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 6.621, 6 ऐसे करके है, इंटू 10⁻⁻20 34 34 होता है, 34 ये h की वैल्यू है। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। मेरी बात सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा। अच्छा, अब जो हाई स्कूल लेवल तक आपने सवाल पढ़े हैं उसमें क्या सवाल करे हैं आपने? आपको क्या कह दिया जाता था, फ्रीक्वेंसी है 10⁻10 प्लस में रख देता हूं, 10⁻10 जो है प्रति सेकंड, प्रति साइकिल प्रति सेकंड। और आप मुझे एनर्जी बता दो, तो आप क्या करते हो बताओ? आप इस वैल्यू को E बराबर यहाँ पर h की वैल्यू को 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और ये रख देते हो 10 के घाते 10, इसको हल करते हो, उत्तर आ जाता है। लेकिन ये सब मुर्गा छाप पड़ाकी था,
सब मुर्गा छाप पड़ाकी था। दिवाली आ गई है, अच्छा फुटता है, यहाँ नहीं फुटेगा। यहाँ जो सवालों का लेवल है, एक्चुअल में सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सवाल होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि आप ऐसे आए बैलू पुट करें। यहाँ सवाल कैसे होंगे, बच्चे सब डर जाते हैं, पढ़ते ही नहीं सवाल आगे। सवाल वही होंगे, बस बोलने और कहने का तरीका बदल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमको जो सवाल दिया जाएगा वो कहा जाएगा कि विविध भारती से, कहाँ से? अच्छा, विविध भारती का नाम सुनते आधे बेहोश हो जाएंगे। विविध भारती से एक वेब निकल रही है। अच्छा, लड़के को विविध भारती का नाम सुनते ही सर डाउट है, मुश्किल सर, मुझसे ना होगा सर। विविध भारती सर, समाचार सर मुझसे कैसे हो पाएगा सर, मैं नहीं कर अरे आगे सुन तो लो, क्या कहा है? एक विविध भारती से एक वेब निकलती है और एक राडार उसको कैच करता। राडार सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं बस के नहीं है मेरा। आगे सुन तो लो मेरी बात, कह रहा हूं कि एक विविध भारती से एक वेव निकलती है जो कोई राडार कैच करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी फलाना है। सवाल में क्या कहा मैंने, आपको समझ में आया? यही बात कही है मैंने, यही चीज दी गई है, आपको समझ में आया? हाँ जी, यस, क्या कहा मैंने, आपको समझ में आया? अबे नहीं किया। अब मान लो यही सवाल कैसे घुमाया जाए। अमेरिका से कोई वेब चलती है। अमेरिका सर अमेरिका सर, मैं अमेरिका नहीं गया हूँ सर। मैं सर सवाल मतलब सर अमेरिका कठिन सर, मुश्किल है सर, मुझसे नहीं होगा सर। बात समझ में आ रही है? कह क्या रहा हूँ, पूरी बात सुनो। अमेरिका से कोई वेब निकलती है जो कोई राडार कैच करता है, उसकी तरंग दैर्घ्य, आपको अगर तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन को पता होगा तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चाहे वेव बता, फ्रीक्वेंसी बता दी, चाहे वेवलेंथ बता दी, दोनों में से आप निकाल लेंगे खट से, उसकी वेवलेंथ फलाना है। भाई सब सीधे दे दिया, भाई वही बोल रहा है। आपको बात समझ में आई? एक सवाल आता है उसमें, अभी आप लोग जब पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गन पर सवाल आता है। एक इलेक्ट्रॉन गन है, लड़का जैसे सुना गन, सर गन रखना अच्छी बात नहीं है सर, पागल। पहले सवाल सुन, एक इलेक्ट्रॉन गन है। आपको मेरी बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि सवालों के बहकावे में नहीं आना है, सवाल बहुत इजी रहेंगे, लेकिन वही हाल है। गन सर गन रखना अच्छी बात, कानूनन अपराध है। तो सवाल, तो डाउट लोगों को कहाँ आएंगे? सर मुझे 4 डाउट है। कौन सा? सर वो अमेरिका में डाउट है, हाँ सर वो जो विविध भारती है उसमें डाउट है, सर गन में डाउट है, राडार में डाउट है। भाई साहब तुमको क्या डाउट है? मैं ये सब डाउट नहीं बताने जा रहा, आपको ये सारे डाउट खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आप लोग आज सुन लीजिए। तो सवालों को घुमाने से हमारा सवाल कठिन नहीं हो जाएगा, थोड़ा बुद्धि दौड़ाना। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जो हाई स्कूल में डायरेक्ट वैल्यू रसगुल्ला की तरह बिल्कुल पुट कर दिया है, ऐसे सवाल आप उम्मीद मत रखना। हमारी फिजिक्स में ऐसे सवाल बिल्कुल वही मुर्गा छाप पड़ाकी की जैसे होंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। चलिए इसके आगे की जो बातें हैं, सिलेबस है जो, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेयर करें इसको।